गर्भकाल और हैप्पी जर्नी। मैं पूरी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको सब प्रयोग बताऊंगा जो बेहद इफेक्टिव है। आप ध्यान से सुने और नोट भी कर सकते हैं, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं गर्भ संस्कार पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? एक गर्भवती महिला अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारों द्वारा सुसंस्कारित करके मनचाही संतान प्राप्त कर सकती है। गर्भ संस्कार में क्या है? गर्भ संस्कार में गर्भवती महिला का या उसकी पूरी दिनचर्या, उसका आहार विहार, गर्भस्थ शिशु के प्रति जिम्मेदारी, उसका कैसे ध्यान रखे, डेली योग, आसन, प्राणायाम और पावर ऑफ सबकॉन्शियस के प्रयोग कैसे करें, पूरी टेक्निक समझाई गई है। पॉजिटिव रहते हुए, प्रसन्नचित्त रहते हुए, आनंद विभोर होते हुए पूरी गर्भकाल की जर्नी किस तरह करें, इस तरह बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। इसमें शिशु की मन, बुद्धि और उसमें संस्कारों का इतना संस्कार द्वारा उसको भर दिए जाते, इतने संस्कार कि गर्भ से ही वह संस्कारों से ओतप्रोत हो जाता है। वैसे जो भी बहनें प्रेग्नेंट है, तो मैं बताना चाहूंगा, मातृत्व सुख से बड़ा सुख महिला के लिए कोई नहीं है। हर महिला ये चाहती है कि उसे मातृत्व का सुख मिले। ये उन बहनों से पूछिए जो चाहते हुए भी कुछ कारण विशेष से मातृत्व सुख नहीं प्राप्त कर पाती है, तो अपने आप में एक ये विशेष स्थान रखता है, एक विशेष तरह का आनंद है। मां बनना भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वह अपने एक भविष्य की निधि को तैयार कर रही है, अपने देश के निर्माता को तैयार कर रही है, अपने घर को चलाने वाले को, अपनी सेवा करने वाले को तैयार कर रही है। तो हर महिला को, हर दंपति को उत्तम संतति की इच्छा रखनी चाहिए और उसमें गर्भ संस्कार विधि का पूरा प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे घर में अगर कोई सडन मेहमान आ जाए, आप सोए हुए हो, अचानक आप दरवाजा खोला और आपके खास मेहमान खड़े हैं, घर पे सब अस्त व्यस्त है, सजावट भी नहीं है, आपको कैसा लगेगा? क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? वनिस्पत एक अतिथि ने आपको फोन किया और आपको बताया कि मैं 3 दिन के बाद आपके घर पर आने वाला हूं, तो आपको तैयारी का पूरा मौका मिलेगा, तैयारी का अवसर मिलेगा। और वो जब अतिथि आएंगे तो आपको एकदम कंफर्टेबल लगेगा, आरामदायक लगेगा। उसी तरह गर्भाधान से पूर्व हम तैयारी करें। जो शिशु हमारे गर्भ में आने वाला है और 9 महीने तक रहने वाला है, उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसके स्वागत में हम क्या क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बताना चाहूंगा कि गर्भाधान से पूर्व हम क्या तैयारी करें। सबसे पहले तो आप दंपति अपनी मानसिकता बनाइए कि हमें गर्भ धारण करना है, गर्भाधान करना है। तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप फिजिकल टेस्ट करवा लीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर से अच्छे जाकर आप अपने विटामिन चेक करवा लीजिए। आपको डायबिटीज है या नहीं चेक करवा लीजिए, कहीं थायराइड तो नहीं है, जो भी आपको डिजीज है उसकी एक बार आप जांच करवा लीजिए, जिससे आप एकदम बिंदास हो जाएंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है। तो ये पहले हमें पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। आपके शरीर में कैल्शियम कम है, आपके शरीर में लौह तत्व कम है, हीमोग्लोबिन कम है, अगर ये जानकारी हो तो उस तैयारी के साथ चलेंगे तो गर्भावस्था में हम परेशान नहीं हो सकते। प्राकृतिक चिकित्सकों ने यह कहा है, गर्भाधान से पूर्व हम हमारे शरीर की शोधन क्रिया कर लें। अब शोधन क्रिया कैसे करें? शरीर में टॉक्सिक जमा हुआ है, कई विजातीय तत्व जमा हुआ है, तो उन्होंने बहुत एक सुंदर टेक्निक बताई और 4 सप्ताह का पूरा एक पैकेज बना के दिया। ये चीज उपयोग करो जिससे आपकी बॉडी
पूरी तरह से शुद्ध शोधन हो जाएगा, बॉडी का शुद्धिकरण हो जाएगा, विजातीय तत्वों का निष्कासन हो जाएगा। हालांकि मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ टिप्स है वो आपको देना चाहूंगा कि गर्भाधान से पहले हम कैसे हमारे शरीर की शोधन क्रिया करें। तो प्राकृतिक चिकित्सकों ने यह बताया, प्रातः काल नाश्ते में 3 या 4 संतरा लीजिए, या 240 या 50 ग्राम संतरे का जूस ले सकते हैं। यदि ये नहीं ले सकते हैं तो आप मौसम्बी ले सकते हैं, और मौसम्बी और दोनों अवेलेबल नहीं हो तो 50 ग्राम किशमिश रात को आप भिगो दीजिए और सुबह ले लीजिए। या 11 से 12 बजे के बीच में आप हरी सब्जियों का 400 ग्राम सलाद लीजिए और कुछ मीठे फल लीजिए, 100 ग्राम द्राक्ष और अंजीर लीजिए, किशमिश और अंजीर लीजिए। दोपहर में 2 चम्मच शहद या 1 नींबू का पानी पीजिए, और शाम को वही फिर सलाद, मीठे फल या 50 ग्राम किशमिश ले सकते हैं। ऐसा 4 सप्ताह तक आप करिए, जिससे हमारा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है इससे, और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, गर्भ धारण का सही समय क्या है? वैसे आप सब बहनें जानती हैं, ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, कहीं कहीं देर से होता है। कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां गर्मी ज्यादा होती है तो जल्दी हो जाता है, जहां ठंडक होती है वहां देर से होता है। फिर भी प्राकृतिक चिकित्सकों ने, योगियों का कहना है 18 साल से पहले कभी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने बताया 18 साल की उम्र अच्छी है। फिर भी उन्होंने कहा 20 से 24 साल तक की उम्र एकदम बेस्ट है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार 20 से 30 साल की उम्र गर्भाधान के लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में हमारा एनर्जी लेवल अच्छा बना रहता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, कोई बीमारियां नहीं होती, ना डायबिटीज होता, ना ब्लड प्रेशर होता, ना थायराइड होता, कुछ भी नहीं होता। यंग अवस्था में लगभग बीमारियां दूर रहती है, तो ये एकदम बेस्ट समय है। दूसरा, एक और मैं साइंटिफिक ढंग से आपको बताना चाहूंगा, जब एक महिला का जन्म होता है 2 मिलियन अंडे रहते हैं, और जब पीरियड स्टार्ट होता है तो 40,000 एग्स रह जाते हैं, और धीरे धीरे साइकिल आती है और अंडे नष्ट होते जाते हैं। और पूरे पीरियड में, जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ और मेनोपॉज तक, इस पूरे काल में लगभग 400 बार ऐसा अवसर आता है जो महिलाएं गर्भ धारण कर सकती है। उम्र के बाद भी गर्भ धारण होता है, 30 के बाद भी होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को थायराइड होता है। तो सेफ साइड और परफेक्ट, आपका बच्चा अच्छा हो, सुंदर हो, पराक्रमी हो, धैर्यशील हो, बुद्धिशाली हो, अनेक गुणों से परिपूर्ण हो, उसके लिए यह उम्र परफेक्ट बनाई गई है। अब माता बनने की आयु को तो आपको समझ में आ ही गया। अब इसमें हम क्या सावधानी और नियम रखें? मैं जो बता रहा हूं आपको होलिस्टिक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, और बेहद इफेक्टिव है, और ये परफेक्ट है। फिर बाद में आपको साइंटिफिक ढंग से भी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन ये आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए हम किस टेक्निक से चल रहे हैं जो एकदम इफेक्टिव है। अब देखिए, आप सब जानते हैं, मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, कौन सी तिथियों को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। तो विशेषज्ञों का ये कहना है, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इनको छोड़ के कोई भी तिथि को गर्भ धारण कर सकते हैं। अब वार के लिए भी उन्होंने बताया है, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साइंटिफिक है और एकदम परफेक्ट है। अब उन्होंने ये भी बताया, जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या संक्रांत हो, उस समय भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कई लोग गलतियां कर देते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उनके बच्चे विकलांग भी होते हैं। तो ये बात विशेष हम ध्यान में रखते हुए चले, तो इससे
हम जैसे चाहेंगे वैसे हमारी संतान होगी, हमारी मनोनुकूल संतान होगी और बेहद प्रभावशाली और टैलेंटेड संतान होगी। अब बात ये है गर्भ धारण की विधि। अब आपको आपकी पूरी मानसिकता बन गई है कि गर्भ धारण करना है, फिर भी कौन लोग ध्यान रखें कि उस समय गर्भ धारण नहीं करें। सबसे पहले पेट फूल भरा हुआ हो, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, आप बहुत थके हुए हो, बाहर लड़ाई झगड़े करके आए हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तनावग्रस्त हो, आपकी शारीरिक स्थिति फिजिकल स्थिति बरोबर नहीं है, उस समय गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत कम उम्र में, बहुत अधिक उम्र में या रुग्ण अवस्था में अनेक बीमारी से लदे हुए हो, उस समय गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया, शरीर का शुद्धिकरण हो गया, सब आपने चेक करवा लिया, तो अब आप कैसे आगे बढ़े। सबसे पहले हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है, कोई व्यक्ति चाहता मुझे कन्या होनी चाहिए, कोई व्यक्ति चाहता मुझे पुत्र होना चाहिए, अलग अलग इच्छाएं होती है। तो आप उसी अनुसार अगर जो मैं आपको सिम्टोम बता रहा हूं, स्वर विज्ञान, मनुस्मृति और शिव स्वर चिकित्सा आदि में कई चीजों में विवरण आया है कि हम इच्छित संतान प्राप्त कर सकते हैं। अब इच्छित संतान प्राप्त करने की टेक्निक क्या है? युग्म और अयुग्म। जब हमारा मासिक धर्म आता है, उसके ठीक 5 दिन बाद 8 दिन होते हैं, जैसे 8, 10, 12, 14, 16, इसमें 2 का भाग चला जाता है, उसे युग्म अवस्था कहते हैं। अयुग्म में 5, 7, 9, 11। तो विशेषज्ञों का यह कहना है, योगियों का यह कहना है, युग्म दिनों में यदि सहवास होता है, समागम होता है, तो पुत्र होता है, और दिनों में होता है तो कन्या होती है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विशेष ध्यान यह भी बताया गया है, 1 से 4 दिन तक कभी भी हमें गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। उस समय होने वाली संतान विकलांग होती है या अल्पायु होती है। और कई लोगों ने तो यह कहा कि 7 दिन तक हमें बचना चाहिए। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रयोग, कुछ प्राकृतिक चिकित्सकों का यह कहना है, महिलाओं में 2 फिलिपिन ट्यूब होती है, 2 डिम्ब ग्रंथियां होती है। जो राइट साइड होती है वह पुरुष ग्रंथि होती है, और लेफ्ट साइड होती है वह फीमेल ग्रंथि होती है। तो उस जब आप समागम करें, रिलेशनशिप करें, तब उनका यह कहना है, पुरुष लेफ्ट करवट सोए और महिला राइट करवट सोए तो उससे लड़का होता है, और लड़की चाहिए तो ठीक उल्टा कर दीजिए। कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है, मनुस्मृति में यह बताया गया है कि 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन समागम होता है तो निश्चित तौर से पुत्र होता है। और गर्भाशय में जब 1 अंडा पहुंचता है, 1 पुत्र होता है, कभी 2 पहुंच जाते हैं तो ट्विंस हो जाते हैं, कभी ज्यादा पहुंचते तो कभी 3 संतानें भी हो जाती है। डॉक्टर कातास, जो जापान के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक टेक्निक अपनाई। उन्होंने कैल्शियम और मैग्नीशियम के आधार पर ट्रीटमेंट करके यह निर्णय निकाला, यह शोध की कि अगर किसी को पुत्र की चाह है तो उसे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा दी जाए, और कन्या की चाह है तो मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा दी जाए, तो वैसा होता है। तो उन्होंने यह अनुसंधान किया। विशिष्ट मुनि ने दिलीप राजा को कैल्शियम खिलाकर, दूध पिलाकर ये टेक्निक अपनाई, तो उनको पुत्र हुआ था। अब मैग्नीशियम किसमें मिलता है और कैल्शियम तो आप सब जानते हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, व्हाइट तिल, खोपरा, केला, इन सब में कैल्शियम होता है। और मैग्नीशियम में बादाम, अंजीर,
और सोया दूध, सींग, इनमें मैग्नीशियम होती है। तो ये भी एक टेक्निक है। अब बात यह है, गर्भ धारण का सही समय भी आपको बता दिया गया, इच्छित संतान के बारे में भी बता दिया गया। कुछ योगियों का यह कहना है, जब हम बेड पर जाएं तो उसके पहले कोई अच्छे मंत्र का उच्चारण करें, वातावरण को एकदम शुद्ध बना दें, हम स्नान करके और एक बिस्तर पर श्वेत चादर लगाकर प्रवेश करें तो उसमें और अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं मंत्र भी आपको बताना चाहूंगा आज, आप मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और राइट डाउन भी कर सकते हैं आप। जब बिस्तर पर जाएं उससे पहले अच्छी मनोस्थिति से, पॉजिटिव एटीट्यूड से हम इस मंत्र का उच्चारण करें। ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु, ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु, सोमः सूर्यस्ताश्विनी, भगो अथ मित्रा वरुणे, पुत्र वीरम ददातु मे। ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु, सोमः सूर्यस्ताश्विनी, सूर्यस्ताश्विनोः, भगो अथ मित्रा वरुणे, पुत्र वीरम ददातु मे। ब्रह्मा अर्थ बता रहा हूं, बृहस्पति, विष्णु, सोम, दोनों अश्विनी, भग मित्र और वरुण मुझको वीर पुत्र धारण करावे। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, दोनों अश्विनी, भग मित्र और वरुण मुझको वीर पुत्र धारण करावे। एक मंत्र और है, वो भी आपको बता, वो भी अच्छा मंत्र है। अहिरसी, अहिरसी, आयुरसी सर्वतः। अहिरसी, आयुरसी सर्वतः। प्रतिष्ठा असि, प्रतिष्ठा असि, धाता, धाता त्वा दधातु। प्रतिष्ठासि, धाता त्वा ददातु, विधाता, विधाता स्वा ददातु, ब्रह्मा वर्चसा भवदिति। एक बार वापिस रिपीट करता हूं, अहिरसी, आयुरसी सर्वतः। प्रतिष्ठा असि, धाता, प्रतिष्ठा असि, दाता त्वा दधातु, विधाता स्वा दधातु, ब्रह्मा वर्चसा भवदिति। अब इसका अर्थ बता रहा हूं मैं। तू अहि है, आयु है, तू सब स्थान पर प्रतिष्ठित है। तू अहि है, आयु है, तू सब स्थान पर प्रतिष्ठित है। धाता तुझे धारण करें, धाता तुझे धारण करें, विधाता तुझको धारण करें, विधाता तुझको धारण करें। तू ब्रह्म तेज से युक्त हो, तू ब्रह्म तेज से युक्त हो। मंत्र बेहद इफेक्टिव है। विश्वास चाहिए, विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, उसके बनिस्पत जिसको श्रद्धा हो तो उसका काम भी एकदम अच्छे से होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपने अपनी बालकनी में एक सुंदर गमला लगाया, उस गमले को पीले कलर का फूल आया। आपको पीला कलर पसंद नहीं है, आपने उस फूल को तोड़ दिया। दूसरे दिन वापिस पीला फूल आया, उसको भी तोड़ दिया। फिर 3 दिन बाद और एक पीला फूल आया, उसको भी तोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने तो पीला फूल का ही प्लांट लगाया था तो पीला ही हो। उसी तरह
हम जो सोचते हैं वही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और पॉजिटिव रह के ही काम करना चाहिए। इतिहास की ओर में ले जाता हूं, शास्त्रों की ओर में ले जाता हूं। आपको कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी, अरिति और रति। अरति को अपने पति के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था, आदरणीय थे, हमेशा पॉजिटिव रहती थी, तो उसको आदित्य जैसे देव हुए। रति को अपने पति के प्रति श्रद्धा नहीं थी, हमेशा नेगेटिव रहती थी, तो उसको दैत्य हुए। गर्भाधान के समय जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, उसका इफेक्ट शिशु पर पड़ता ही पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। सत्यवती रानी का उदाहरण महाभारत में आता है। जब उनके दोनों पुत्र का देहांत हो गया और उनसे कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो पहले के जमाने में गर्भ नियोग के द्वारा ये विधि करवाई जाती थी। तो उन्होंने ऋषि से कहा कि आप हमारी बहू को गर्भ धारण करवाइए। एक थी अंबिका, एक थी अंबालिका। तो वेद व्यास जी से कहा गया, ये अंबिका गर्भ धारण कर रही थी, उसने ऋषि की जटा देखी, चेहरा देखा, काला चेहरा जो तपस्या से काला हुआ था, एकदम डर गई और आंखें बंद कर ली। तो उसको धृष्टराष्ट्र जैसा अंधा पुत्र हुआ। और जो अंबालिका थी, वो ऋषि को देख एकदम पीली पड़ गई, तो पांडु जैसा पीलेपन वाला और कमजोर बेटा हुआ था। तो हमारी मनोदशा का बहुत फर्क पड़ता है। जैसा कि मैंने डेमो में बताया था, अगर हमारे भाव अच्छे होंगे, अगर हमारे भाव पॉजिटिव होंगे, हमारे भाव सकारात्मक होंगे, तो निश्चित तौर पर हम जो चाहे वही होता है। तो हमेशा हमारे शरीर के कण कण में पॉजिटिविटी प्रवाहमान होनी चाहिए और हमारी विचारधारा निश्चित तौर से सकारात्मक होनी चाहिए। अब हम आगे चल रहे हैं, गर्भ धारण की स्थिति क्या होनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं पीठ के बल ही गर्भ धारण करना चाहिए, लेकिन स्वर विज्ञान का यह कहना है, स्वर विज्ञान के विशेषज्ञों का यह कहना है, अगर हम पीठ के बल सोए हैं और हमारा स्वर सही चल रहा है, तो जो चाहे वही होगा। अब जैसे किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, मैंने तिथियां बताई, दिन बताए, सब आपको बता दिए। अब हम स्वर विज्ञान पर आ रहे हैं। स्वर विज्ञान के विशेषज्ञ ये कहते हैं, अगर पुरुष का राइट स्वर चलता है और महिला का लेफ्ट स्वर चलता है, तो पुत्र संतान पुत्र होता है, लड़का होता है। और अगर उल्टा चलता है तो लड़की होती है। अब जैसे आपके स्वर पर कंट्रोल हो गया, धीरे धीरे अभ्यास करते करते कंट्रोल हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप लेफ्ट करवट, अगर पुरुष सोता है तो उसका राइट स्वर चलने लगेगा। अगर 10 मिनट सो जाएगा तो लगातार राइट स्वर थोड़े टाइम चलेगा। और महिला अगर राइट करवट सो जाती है तो उसका लेफ्ट स्वर चलेगा। अगर पीठ के बल लेटने के बाद भी स्वर सही चल रहा है तो मनवांछित संतान ही प्राप्त होती है। तो ये स्वर विज्ञान की टेक्निक भी बेहद इफेक्टिव है। वार, तिथि सब काम आते हैं। और उसके साथ अगर स्वर विज्ञान को जोड़ दिया जाए तो सोना में सुहागा हो जाता है। और भगवान शिव ने पार्वती को स्वर विज्ञान में समझाते हुए उल्लेख भी किया है, इस तरह स्वर चलता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अब मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूंगा, अब पहले आप स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या करें। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे गर्भाधान से पूर्व तैयारी में एक छोटा सा प्रयोग आपको करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग का, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, कण कण में ऑक्सीजन लबालब रहे, आपका एनर्जी लेवल बराबर रहे। तो मैं केवल 10 मिनट का प्रयोग करवा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सीधे बैठ जाएं, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर बैठें, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं तो बेड पर बैठकर करें, पैर लंबे करके भी कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो कर सकते हैं। और जो आराम से सुखासन, पद्मासन या किसी भी आसन में बैठ सकते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। हाँ, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे रखें, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर, आंखें कोमलता से बंद करें। सबसे पहले हम 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, भंवरे की तरह गुंजार करेंगे और मस्तिष्क में वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे, जिससे हमारा मस्तिष्क एकदम
एक्टिव हो जाता है, उसके न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं। सभी तैयार? श्वास भरें, स्टार्ट। एक बार मुझे सुन ले, फिर साथ में जुड़ जाए। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। प्रतिमा की भांति अड़ोल व स्थिर रखें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। सुझाव दें ऑटो सजेशन द्वारा। पूरा शरीर रिलैक्स, शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरे शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। शिथिल। टॉस टू हेड, लूज योर बॉडी। टॉस टू हेड, लूज योर मसल्स। Toss to head, lose your joints. अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर शिथिल, मांसपेशियां शिथिल, स्नायु मंडल शिथिल। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को समताल व लयबद्ध करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, दूसरी बार भी उतना ही समय लगे, तीसरी बार भी उतना ही समय लगे। श्वास की कंपन नाभि तक पहुंचे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। फोकस योर माइंड ऑन नेवल। ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर। केवल श्वास को देखें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए पेट के फूलने व सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है, श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। कोई विकल्प आते हैं तो उन्हें आने दें, रोकने का प्रयास न करें। बीच बीच में यथाशक्ति श्वास संयम का प्रयोग करें। यदि कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास लें, लंबा लंबा श्वास छोड़ें।
केवल श्वास को देखना है, न भूतकाल की स्मृति, न भविष्य की कल्पना। वर्तमान की वास्तविकता है, श्वास उसे देखें, अनुभव करें। शरीर के कण कण में ऑक्सीजन पहुंच रही है। जब हम एक बार श्वास लेते हैं तो हमारे भीतर 600 खरब दीपक जल उठते हैं। बहुत सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग चल रहा है। कुछ ही समय से गहरी एकाग्रता व जागरूकता के साथ डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। इनहेल एक्सहेल जागरूकता के साथ, फुल अवेयरनेस। हथेली की उष्मा आंखों तक पहुंचे, हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे आंखें खोलें और बाह्य जगत में प्रवेश करें। मैंने एक छोटा सा प्रयोग करवाया, आपको अच्छा लगा होगा। ये आप नियमित रूप से करिए, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। और बिफोर अगर तैयारी में करें तो बहुत अच्छा। आपको छठे, सातवें, 8वें महीने में ध्यान के प्रयोग बहुत काम आने वाले हैं। आपको नियमित करना है। मेडिटेशन बोले तो आपको नियमित रूप से ये करना है प्रयोग। अब आपको मैंने सब विधि, टेक्निक, तिथि, शुभ अशुभ सब बता दिया है। अब मंत्र के उच्चारण के साथ आप ये विधि को संपन्न कर लीजिए। अब आपको कैसे मालूम पड़े कि गर्भ धारण हुआ कि नहीं हुआ, तो एक छोटी सी टेक्निक है घर परीक्षा की, जो घर पर कर सकते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके भी करवा सकते हैं। तो घर की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। एक कांच के ग्लास में यूरिन ले लीजिए, उसको कुछ समय रख दीजिए। अगर उस पर रुई जैसी परत आ जाती है या कोई व्हाइट दाना ऊपर नीचे होता तो समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट। इसके अलावा आप जांच यूपीटी टेस्ट करवाकर आप चेक करवा सकते हैं, वो आपको जानते ही हैं। तो ये होने के बाद अब थोड़ा सा हम साइंटिफिक वे में जाएंगे। ये इसमें हम ज्यादा आप समझ गए होंगे सब, क्योंकि मैंने सब टेक्निक बता दी है। सबसे शॉर्ट में वापिस में एक बार रिवीजन कर देता हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए, एकदम स्वस्थता से, प्रसन्नचित्त, शांत मन से, उल्लासमय वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में आपको गर्भाधान को संपादित करना है। तो ये हो गया। अब जब आप जांच कर लेते हैं, आपको मालूम पड़ जाता तो आपके मन में रहता है कि कौन सी तिथि को हमारे को बच्चे का जन्म होगा। ये तिथि की टेक्निक भी मैं आपको एक अच्छे ढंग से बता देता हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं। जो महीने में आपको पीरियड आया हो वो पहला दिन, जैसे उदाहरण के लिए 10 मार्च को पीरियड आया है तो पहला दिन, उसके ठीक 3 महीने पहले आप काउंट कर लीजिए। 10 मार्च, 10 फरवरी, 10 जनवरी और फिर आएगा 10 दिसंबर। उसमें आप 7 जोड़ दीजिए, ये आपकी डेट होगी, यानी 17 दिसंबर आपकी डेट होगी। सीधा सा हिसाब लगा दीजिए। तो एक छोटा सा गणित भी मैंने बता दिया।